हेलो क्लास 9th। आज का हमारा टॉपिक है बोहर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जो हमारा परमाणु है उसकी जो वर्तमान संकल्पना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो परमाणु की जो वर्तमान संकल्पना है उस संकल्पना को नील्स बोहर द्वारा, नील्स बोहर, कहीं बोर भी लिखा होगा आपकी बुक में लेकिन वैसे बोहर होता है, नील्स बोहर द्वारा अपने मॉडल द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके मॉडल के कुछ बिंदु, बोहर के परमाणु मॉडल के कुछ बिंदु निम्नवत हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या बिंदु हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मुख्यतया 4-5 बिंदु हैं। तो पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट कहता है कि परमाणु, बोहर का जो मॉडल है उसका पहला बिंदु कहता है कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। 3 कणों से, परमाणु 3 कणों का बना है। ठीक है ना, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 कणों का बना है और इन 3 कणों को क्रमशः क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है और वो 3 कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, ये कहता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। प्रोटॉन में धनावेश, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है तो आवेश रहित होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो आवेश रहित होते हैं। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनकी संख्या समान होती है। ठीक है ना, इसीलिए परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो ये कहता है कि ऋण इलेक्ट्रॉनों व धन प्रोटॉनों, क्योंकि प्रोटॉन पे धनावेश होता है तो धन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, की संख्या समान होती है, जिसके कारण परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो पहला बिंदु तो यही है कि ये कहता है कि परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन जो है उन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है और जो धनावेशित प्रोटॉन है उनकी संख्या समान होती है किसी भी परमाणु में, जिसके कारण परमाणु, संपूर्ण परमाणु जो होता है वो वैद्युत उदासीन होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में बताता है कि आखिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते क्या है। तो ये दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये जो 2 परमाणु के कण हैं, ये परमाणु के केंद्र में एक छोटे से नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में, केंद्र में एक छोटे से नाभिक में केंद्रित होते हैं, छोटे से नाभिक में स्थित होते हैं, छोटे से नाभिक में स्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? ये कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग, जिसको नाभिक कहा जाता है, उस नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है ना। और प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही, क्योंकि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक पर धनावेश होता है। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक धनावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है। तो नाभिक पर धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉनों के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं जिसके कारण उस पर धनावेश होता है। ठीक, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि नाभिक में रहते हैं।
अब इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार कहां व्यवस्थित होते हैं। तो तीसरे बिंदु में वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, नाभिक के चारों ओर, ये बिल्कुल रदरफोर्ड वाला ही मॉडल है। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्गों में परिक्रमा करते हैं। जो दीर्घ वृत्ताकार, कुछ वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। इन वृत्ताकार मार्गों को इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं का नाम, इसको हम कोष भी कहते हैं। तीनों नाम है, कक्षा भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और कोष भी कहते हैं, ठीक है ना। उसी के आगे वो कहते हैं कि इन कोषों को, अब मैं कोष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप कक्षा कहो या ऊर्जा स्तर कहो, तो इन कोषों को 1, 2, 3, 4 या KLMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभी चित्र बनाऊंगा, वहां पर समझोगे, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार मार्गों में गति करते हैं। इन वृत्ताकार जो मार्ग हैं, इनको उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं, या उस इलेक्ट्रॉन का हम कोष भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, जैसे कि ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार मार्ग होते हैं इस प्रकार से, ये। तो जब इनको हम नाम देते हैं तो इनको हम क्रमशः नाभिक से बाहर की ओर को नाम देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, यानी पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही हम इसको KLMN ऐसे भी शो कर सकते हैं। लेकिन जब हम अंकन करेंगे, जब हम लिखेंगे, तो केंद्र से बाहर की ओर को लिखेंगे, ठीक है ना। अब किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अगले पॉइंट में हम बताते हैं। तो वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार मार्गों में गति करते हैं। इन वृत्ताकार मार्गों को हम उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा, ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं, ठीक है ना। अब चौथा बिंदु कि वो ये बताता है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में या प्रत्येक कोष में, अब अभी तक हमने कितने कोष दिखाए, KLMN, 4 कोष हमने दिखा रखे हैं पीछे। अगर आप देखेंगे तो हमने कितने कोष बना रखे हैं, कितने वृत्ताकार मार्ग बनाए हैं, 4। तो ये कहता है कि प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित सीमा होती है, कि एक निश्चित सीमा या संख्या, एक निश्चित संख्या होती है, कि प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर दें। जैसे हमारे कोष कितने हैं, KLMN, 4 कोष हैं हमारे, जिनको हम KLMN कहें या 1, 2, 3, 4 कैसे भी शो करो। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चौथे कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जैसे मैं एक चित्र आपको बना के यहां पर दे रहा हूं कि ये हमारा नाभिक है, ये हमारा पहला कोष है, ये हमारा दूसरा कोष है, ये हमारा तीसरा कोष है, ये हमारा चौथा कोष है। तो हमारे 4 कोष हो गए। अगर हम इनको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, K, L, M और N। तो ये कहता है कि पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। मैं इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा रहा हूं, देखिए ये पहला कोष है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं पर भी दिखाओ पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। आगे तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18, कहीं पर ही बना दो 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जो अंतिम कोष है, क्योंकि बहुत नजदीक हो जाएगा, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32। तो प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, आपका 5वां पॉइंट आता है। अब जो कोष है, इन कोषों की ऊर्जा भी निश्चित होती है। तो ये 5वां बिंदु कहता है कि प्रत्येक कोष की, जिसको कक्षा भी कहते हैं, प्रत्येक कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कोष की निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक है ना। जो कोष नाभिक के जितना निकट होता है, नाभिक के जितना निकट होता है, नाभिक के जितना निकट होता है, उसकी ऊर्जा उतनी कम होती है। उसकी ऊर्जा उतनी कम होती है। दैट मीन्स कि जो कोष नाभिक के सबसे निकट होगा, सबसे निकट कौन सा? ये नाभिक है, इसके सबसे निकट कौन सा है? K, उससे दूर L, फिर M, फिर N। तो इसकी ऊर्जा सबसे कम ऊर्जा K की, फिर उससे अधिक L की, फिर उससे अधिक M की, सबसे अधिक ऊर्जा N की। तो जैसे जैसे आप केंद्र से बाहर की ओर को जाएंगे, वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ेगी। और अंतिम बिंदु जो 6वां पॉइंट है इसका, ठीक है, ये है ना, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने कोष में कूदता, अपने कोष में परिक्रमा करता है, इलेक्ट्रॉन जब अपने कोष में परिक्रमा करता है, घूमता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब अपने कोष में परिक्रमा करता है, तो ऊर्जा न तो त्यागता है, ऊर्जा न तो त्यागता है, न ही ग्रहण करता है। यानी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है जब अपने कोष में परिक्रमा करता है। जब एक कोष से दूसरे कोष में जाता है, जब निम्न कोष से उच्च कोष में जाता है, निम्न कोष से उच्च कोष में जाता है, जैसे K से L में जाएगा, K से L में, L से M में, M से N में, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में जाएगा, तो ऊर्जा ग्रहण करता है, तो ऊर्जा ग्रहण करता है। वह जब उच्च कोष से निम्न कोष में कूदता है, उच्च कोष से निम्न कोष में कूदता है, तो ऊर्जा त्यागता है। ठीक है ना। यानी जब इलेक्ट्रॉन, माना कोई इलेक्ट्रॉन K कोष में घूम रहा है, तो वो ऊर्जा ना तो ग्रहण करेगा ना ही त्यागेगा अपने कोष में। माना कोई इलेक्ट्रॉन K से L में चला गया, तो नीचे से कम कोष से अधिक ऊर्जा वाले कोष में जा रहा है, तो ये ऊर्जा ग्रहण करेगा। ऐसे ही माना L से K में आ रहा है, तो उच्च से निम्न में आ रहा है, तो ये ऊर्जा का त्याग करेगा। तो ये कुछ बोहर का परमाणु मॉडल था, जिसके कुछ बिंदु हमने यहां पर पढ़े थे। कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।